हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आश्रय कौसौदन एंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के जो हमारे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 का अबाउट द ऑथर कर लिया था, अबाउट द पोएट कर लिया था एंड पोएम के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था एंड पोएम की जो स्टार्टिंग की 10 लाइन्स है हमने उन्हें भी डिस्कस कर लिया है। सो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको पोएट के बारे में नहीं पता होगा, पोएम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता होगा एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग की 10 लाइन्स नहीं पता होंगी तो आगे की लाइन्स आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। सो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, इससे पहले की वीडियो देख लीजिए एंड उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जो फर्स्ट 10 लाइन्स है इसके आगे की जो लाइन्स है हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं हम हमारी आगे की लाइन्स पर। Faithful remembrancer of one so dear, oh welcome guest thou unexpected here। ठीक है, दो लाइन से पहले डिस्कस करते हैं। फेथफुल रिमेम्बरर्स, ये उस पेंटिंग को कह रहे हैं या उस पोर्ट्रेट को कह रहे हैं जिनकी वजह से इनको अपनी मदर की जो मेमोरीज है वो याद आई। ठीक है, पेंटिंग की वजह से जो मेमोरीज याद आई हैं इसलिए पेंटिंग को जो है रिमेम्बरर्स कहते हैं। रिमेम्बरर्स कोई चीज जो याद दिलाने वाला हो। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग आई है इसने क्या किया है, इनकी मदर की जो यादें थी वो इन्हें याद दिला दी हैं एंड ये वो यादें हैं जो इनके लिए बहुत ज्यादा डियर थी। ठीक है, प्यारी थी, मम्मी से वो अपने प्यार करते थे एंड इसी वजह से वो उन्हें ज्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इसके आगे वो इस पेंटिंग को वेलकम कर रहे हैं जैसे कि एक गेस्ट को वेलकम किया जाता है, जैसे हम नॉर्मली अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं वैसे ही पेंटिंग को वेलकम कर रहे हैं एंड ये गेस्ट कैसा है, ये अनएक्सपेक्टेड है। अब 58 ईयर्स की एज में उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें अपनी मम्मी को देखने को मिलेगा या उनकी पेंटिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। जो पेंटिंग है वो एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की तरह इनके सामने आया है, इनके घर आया है एंड वो अपने साथ वो यादें लाया है जो उनको बहुत ज्यादा डियर थी। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पेंटिंग को उन्होंने गेस्ट से कंपेयर किया है, ये आपका इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, आगे की लाइन्स देखते हैं। Who bids me honor with an artless song, affectionate a mother lost so long। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो पेंटिंग आई है इसकी वजह से जो पोएट है उनके मन में आया है कि मैं अपनी मदर के ऑनर में जो है एक सॉन्ग लिखूंगा। ठीक है, कैसा सॉन्ग लिखूंगा? आर्टलेस सॉन्ग लिखूंगा। आर्टलेस मतलब जिसमें किसी कला का इस्तेमाल ना हुआ, मतलब वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स का यूज करेंगे, वो अपना आर्टिस्टिक बैकग्राउंड नहीं यूज करेंगे। अब अगर आप कोई सॉन्ग लिख रहे होते तो उसमें आप रिदम का ध्यान रखते हो, म्यूजिक का ध्यान रखते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सचर का ध्यान रखते हो, मीटर का ध्यान रखते हो, स्टैंजास का ध्यान रखते हो, बहुत सारी चीजें होती है जिनका ध्यान रखते हैं। और उनका कहना है कि मैं अपनी माँ के ऑनर में एक सॉन्ग लिखूंगा जिसमें मैं आर्ट मतलब मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स डालूंगा, मैं उसे उस पर ये फोकस नहीं रखूंगी उसमें आर्ट रहे। और किसकी बात हो रही है? वो गाना कैसा होगा? वो अफेक्शनेट होगा। किसके लिए होगा? अब मदर के लिए होगा जो कि इन्होंने बहुत साल पहले खो दी। आगे की लाइन देखते हैं। I'll obey not willingly alone but gladly as percept were her own। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो गाना है मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिखूंगा, मैं चाहता हूँ मैं इसको इस तरीके से मान के लिखूंगा जैसे उन्होंने खुद से कहा हो। उन्होंने खुद से कहा हो कि मुझे ऑर्डर दिया हो कि तुम एक गाना लिखो, मैं गाना लिखूंगा अपनी माँ के लिए एंड वही गाना ये पोएट ने लिखा भी। ठीक है, मैं गाना लिखूंगा अपनी मम्मा के लिए, अपनी मदर के लिए एंड मैं सिर्फ उसे विलिंगली नहीं लिखूंगा या इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इस गाने को इसलिए लिखूंगा, ऐसा मान के लिखूंगा जैसे कि मेरी मदर ने जो है वो मुझे ऑर्डर दिया था कि राइट अ सॉन्ग अबाउट मी। ओके, चलिए आगे की लाइन्स पे देखते हैं। एंड व्हाइल द फेस रिन्यूज माय फीबल ग्रीफ फैंसी शैल वीव अ चार्म ऑफ माय रिलीफ। अब इन दोनों लाइन्स में क्या कह रहे हैं कि भले ही ये पेंटिंग देख के, ये चेहरा देख के मेरे जो पास्ट के जितने भी दुख थे, जितनी भी तकलीफें थी, वो सब मेरे आंखों के सामने आ गई हैं। उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्हें मतलब जो मेमोरीज उन्होंने दबा के रखी थी कि मैं कभी याद नहीं करूंगा, उन्हें अपनी मम्मी की फ्यूनरल डेज याद आ गए हैं, उनकी लाइफ कैसी रही उन्हें ये याद आ गया है। सो ये जो पास्ट 52 ईयर्स है वो कैसे बीते हैं उनकी मम्मी के बिना, वो सब उनको याद आ गया है। ठीक है, बट इसके साथ क्या हुआ है कि ये फैंसी आप कह सकते हो कि अच्छा लगना या इमेजिनेशन, यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो रही है या ठीक है, इमेजिनेशन की तरह इसे ट्रीट किया जा रहा है कि भाई
सपनों में या फैंसी में या इमेजिनेशन में मैं ऐसी चीज़ों को वीव कर सकता हूँ, ऐसी मतलब अपने इमेजिनेशन में मैं ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ जो कि मुझे रिलीफ प्रोवाइड करेंगी। फिर से देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि जब ये फ़ोटो, ये पेंटिंग मेरे सामने आई है, इसकी वज़ह से मुझे जो लास्ट 52 ईयर्स में जो भी मेरे ग्रीफ थे, वो सब मेरी आँखों के सामने आ गए हैं। बट मैं अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर सकता हूँ, मैं अपने फैंसी में बहुत सारी चीज़ों को वीव कर सकता हूँ, जिसकी वज़ह से मुझे रिलीफ प्रोवाइड होगा, ठीक है? अब वो क्या-क्या चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, तो सबसे पहला आता है, शैल स्टीप मी इन Albion Reverie, a momentary dream that thous art। Albion Reverie ये ग्रीक मिथोलॉजी का इन्होंने लिया है रेफरेंस। अब ग्रीक मिथोलॉजी में क्या होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग जाते हैं, वॉरियर्स जाते हैं, लोग भी नहीं, वॉरियर्स जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है वॉर में या किसी जगह, एंड वहां पे उन्हें सोलेस एंड कंफर्ट मिलता है, ठीक है? जो जितने ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, ब्रेव वॉरियर्स होते हैं, महान लोग होते हैं, वो ग्रीक मिथोलॉजी में एल्वियन रिवर के पास जाते हैं। रिवर को कहा गया है, एल्वियन रिवर का नाम है, ओके? ये रिवर है, रिवर मीन्स है रिवर, ठीक है? एल्वियन रिवर का नाम है, एंड इसके पास वो लोग जाते हैं जो वॉरियर्स थे एंड जो मतलब बहुत महान लोग थे जिनकी डेथ हुई है, एंड ये रेफरेंस उन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी में लिया, ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं इमेजिन करूंगा कि एक लेडी है जो कि मैं एवलन रिवर के पास जा रहा हूँ, एंड वहां पे मुझे एक लेडी दिख रही है, यानी कि मेरी मदर दिख रही है, जो कि वहां पे बड़े आराम से खुशी खुशी है वहां पे, ठीक है? आराम से है, मोमेंट्री ड्रीम करूंगा कि आप वहां पे आराम से हो, आपको सुकून की प्राप्ति होगी, आप एल्वियन रिवर के पास पहुंच गए हो, ओके? पोयम काफी लंबी है, सो ध्यान रखिएगा, लाइंस को फॉलो कीजिएगा। आगे की लाइंस है, माई मदर व्हेन आई लर्न that thou was dead, say was thou conscious of my tears I shed। अब यहाँ पे क्या आ रहा है इन लाइंस में, ठीक है? उन्हें वो दिन याद आ रहा है जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, ठीक है? पोएट को वो चीजें याद आ रही हैं जब उन्हें उनकी मदर की डेथ हुई थी, एंड अब वो जो है रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। रिटोरिकल क्वेश्चंस कौन कौन से रिटोरिकल क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। अब रिटोरिकल क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हो जाते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनमें क्वेश्चंस में ही आंसर हो, ठीक है? जैसे कई बार होता है कि अगर आप चीटिंग कर रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई आके कह दे, ये तुम सच में ऐसे हो क्या? जैसे यू डिड समथिंग स्टूपिड, एंड कोई आपसे पूछ ले, भाई सच में तुम बेवकूफ हो क्या? तो इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। वो आपसे पूछ नहीं रहा, वो बस एक इम्प्लीकेशन लगा रहा है, वो भी क्वेश्चन फॉर्मेशन, ठीक है? तो वो भी अब रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड देखिए क्या क्या चीजें वो पूछते हैं। सबसे पहली लाइन में वो कह रहे हैं, मदर मुझे अभी भी याद है, मुझे वो दिन याद है जब मुझे पता चला था कि आपकी डेथ हो गई है, जब व्हेन आई लर्न दैट यू हैव डाइड, जब मुझे आपकी डेथ का पता चला। अब वो यहाँ पे इसमें इस लाइन में सेकंड लाइन में वो क्वेश्चन कर रहे हैं, से बताओ क्या तुम कॉन्शियस थी, क्या तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हारे लिए कितने आंसू बहाए हैं? तुम्हारे मरने के बारे में जब मुझे पता चला तब मैंने कितने आंसू बहाए हैं, ये तुम्हें पता है? होवर द स्पिरिट ओवर द सोरोइंग सन, यहाँ पे भी वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी जो स्पिरिट थी, तुम्हारी जो आत्मा थी, वो मेरी बॉडी के ऊपर या मेरे ऊपर जो है वो हवर की थी, यानी कि मेरे आसपास मंडराई थी अपने रोते हुए सन के आसपास, सोरोइंग सन यानी कि रोता हुआ बेटा। रेस्ट व्हेन रेस्ट इवन देन लाइफ जर्नी जस्ट बिगिन, एंड तब तुमने क्या किया, जब मेरे जीवन की जर्नी जो है, मेरी लाइफ की जर्नी जो है वो शुरू ही होने वाली थी, तभी चीजें सब खराब हो गई। मेरी माँ मेरे हाथों से छूट गई, मैंने अपनी माँ को खो दिया, एंड जब मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा शुरू होने वाली थी तभी वो खराब हो गई। तो ये 3 लाइन में उन्होंने क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन कि क्या तुम्हें पता था कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे मरने की खबर जब मुझे मिली है तब मैं कितना रोया हूँ? दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारी आत्मा जो है अपने रोते हुए बेटे के आसपास मंडराई है? तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट जा रहा है कि जब मेरी जिंदगी जो है वो शुरू ही होने वाली थी तभी मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब आगे की लाइंस में उन्होंने आंसर दिया है इन क्वेश्चंस का, तो देखो आंसर क्या है। Perhaps thou gave me though unseen a kiss, perhaps a tear if souls can weep in bliss। Ah, that maternal smile, it answers yes। क्वेश्चंस तो इन्होंने पूछ लिया, उसके बाद खुद ही से आंसर करना है। पेंटिंग तो आंसर करेगी नहीं,
वो खुद ही से आंसर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं शायद तुमने जो है मुझे प्यार भरी एक किस दी होगी, जो तुम स्पिरिट थी इस वजह से मुझे दिखी नहीं, मुझे फील नहीं हुई। या फिर हो सकता है तुमने शायद आंसू भी बहाए हो। अगर मरने के बाद ब्लिस में होने पे, ब्लिस मतलब सुकून पे होने पे भी आत्माएं रो सकती हैं, तो शायद तुम मेरे लिए रोई भी होगी, मुझे रोता हुआ देख के तुम भी रोई होगी। एंड इसके आगे वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी मैटरनल स्माइल है, पेंटिंग पे जो स्माइल है उसकी बात कर रहे हैं, ये जो तुम्हारी प्यार भरी स्माइल है, ममता वाली जो मुस्कान है, वो इन सब क्वेश्चन का आंसर करती है। क्या आंसर करती है? यस, कि हाँ तुमने ये सब किया होगा। तो ये तो इन्होंने प्रॉपर डायलॉग रखा है। अब इसके आगे वो फिर से उस दिन पे वापस आ जाता है जिस दिन इनकी मदर की डेथ हुई। लाइन्स देखिए, आई हर्ड द बेल टोल्ड ऑन द burial day. I saw the hearse that bore die slowly away. So अब क्या हुआ है कि अब जो है क्रिश्चियंस में क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो चर्च के ऊपर बेल बजाई जाती है। तो उनका कहना है कि मैंने जिस दिन आपका बरियल डे था ना, उस दिन जो बेल्स बजी थी मैंने अपने रूम पे बैठे बैठे सुनी थी, मैंने उन बेल्स को सुना था। मैंने हार्स जो है एक तरीके की व्हीकल होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो जो डेड पर्सन होता है उसकी बॉडी को चर्च तक ले जाया जाता है, ठीक है। हार्स एक व्हीकल है जिसके थ्रू जिसमें रख के जो है डेड पर्सन की बॉडी को ग्रेवयार्ड तक या चर्च तक ले जाया जाता है, ठीक है। एंड ये उस टाइम की बात हो रही है, तो इनका जो हार्स था वो बहुत स्लो चलता था। वो कह रहे हैं कि मैंने हार्स को भी देखा था, वो आपकी बॉडी को धीरे आपकी जो बॉडी थी उसको बहुत धीरे धीरे वो लेके जा रहा था। एंड टर्निंग फ्रॉम माई नर्सरीज विंडो ड्रू a long sigh and read a last adios. Adios स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है आडियोस या आडियो, स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड बाय, ठीक है। सो कह रहे हैं कि ये सब देख के मैं क्या किया, मैंने अपनी नर्सरी विंडो में टर्न कर गया, मतलब पूरा उन्होंने जाते हुए देखा, उसके बाद वो टर्न कर गए एंड टर्न करके उन्होंने एक लंबी गहरी सांस लिया एंड उसके बाद वो अपनी माँ के लिए आखिरी एक अलविदा उन्होंने। आगे की लाइन में देखते हैं, but was it such? It was. Where the are gone, adios and farewells are a sound unknown. अब इसके आगे फिर वो एक क्वेश्चन कर रहा है। अब ये भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन होगा क्योंकि इसका आंसर खुद में छुपा हुआ है, पोएट खुद ही आंसर कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई थर्ड पर्सन आगे आंसर नहीं कर रहा, ठीक है। इनका क्वेश्चन क्या है, क्या सच में वो आखिरी आडियोस था? तो वो कह रहे हैं हाँ वो आखिरी आडियोस था। वजह क्या दे रहे हैं? वजह ये दे रहे हैं क्योंकि जहां तुम गई हो ना, मतलब मरने के बाद इंसान जो आफ्टर लाइफ में जाता है, जहां तुम गई हो आफ्टर लाइफ में, जो तुम गई हो वहां पे कभी भी आडियोस और फेयरवेल नहीं होता। वहां पे बस आप सामने वाले से मिलते हो, उसके बाद आप पूरा इटर्निटी तक आप उस इंसान के साथ रहते हो। आफ्टर लाइफ इटर्निटी को उन्होंने कह दी कि आफ्टर लाइफ जो है वो इटर्नल है, मरने के बाद जो है आप उनके साथ रहोगे। आफ्टर लाइफ में आडियोस और गुड बायस नहीं होते। मे आई बट मीट द on that peaceful shore, the parting sound shall pass my lips no more. अब कह रहे हैं, अच्छा ये जो बोल रहे हैं ये आप ये कह सकते हो कि भाई एवलिन रिवर की बात हो रही है कि उनकी मम्मी एवलिन रिवर के पास है, ठीक है। एंड वो ऐसी जगह है जहाँ पे मरने के बाद लोग जाते हैं और फिर वो वही रहते हैं, सुकून भरी जो आफ्टर लाइफ होती है वो, ठीक है। तो ये जो एवलिन रिवर के पास का जो एरिया है जहाँ पे उनकी माँ है, उस रेल्म में ऑडियोस नहीं होता, यानी कि गुड बायस नहीं होता, फेयरवेल्स नहीं होता, लोग बस वहां जाते हैं एंड उसके बाद वो इटर्निटी तक वहां पे रहते हैं। इसके आगे वो कह रहे हैं कि शायद किसी दिन मैं भी उस पीसफुल शोर पे आऊंगा, यानी कि मैं भी एवलिन रिवर पे आऊंगा एंड उसके बाद मेरे मुंह से कभी भी पार्टिंग साउंड नहीं निकलेगा। पार्टिंग साउंड मीनिंग गुड बायस या फेयरवेल्स नहीं निकलेंगे, गुड बाय नहीं निकलेगा, आडियोस नहीं निकलेगा, मतलब वो अपनी मम्मी को कभी बाय नहीं कहेंगे। आगे की लाइन देखते हैं, Thy maiden grieved themselves at my concern of gave me promise of a quick return. मेडन मेडन्स उनकी जो मेड्स थी या जो उनके फैमिली में जो फीमेल्स थी उनकी बात हो रही है, मेड्स या जो भी फीमेल फैमिली मेंबर्स थे उनकी बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो कंसर्न उन्होंने दिखाया वो सिर्फ मेड्स नहीं दिखाती, वो फीमेल रिलेटिव्स भी दिखा। तो उनकी जो मेडन्स थी यानी कि उनकी जो मम्मी के जो रिश्तेदार थे या पोएट के जो रिश्तेदार थे, वो पोएट की हालत में, मतलब एक 6 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी को खोया है, तो उसके ग्रीफ को देख के वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, कंसर्न रहते थे। रीजन भी कि पोएट जो है वो बार बार कहते रहते थे कि मेरी मम्मी वापस कब आएगी। छोटे बच्चों को यूजुअली यही होता है
कि अगर कोई जो उनके बहुत ज़्यादा करीब है वो उनसे थोड़ी दूर के लिए हो जाता है, तो उनका ये रहता है वो वापस कब आएगा, वो वापस कब आएगा। एंड टू सम एक्सटेंट आप एक छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते। एक छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे कि डेथ क्या होती है, या जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है वो कैसी क्या है, ठीक है? तो वो लोग भी पोएट की जो हालत है, यानी कि बच्चे पोएट की 6 साल के बच्चे की जो हालत है, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड वो बार-बार पोएट को प्रॉमिस करती रहती है कि उनकी मम्मी जल्दी वापस आएगी। प्रॉमिस क्यों कर रही है? क्योंकि पोएट बार-बार पूछ रहे हैं, "मम्मी वापस कब आएंगी? व्हेन विल माय मदर कम बैक?" सो वो मतलब फ़ॉल्स प्रॉमिसेस कर दे रही है कि मम्मी जो है जल्दी वापस आ जाएगी। एंड यूजुअली ये होता है, छोटे बच्चों को क्या मतलब डेथ का कॉन्सेप्ट कैसे समझाए 6 साल के बच्चे को। तो ये एक चीज़ पोएट के साथ हो रही है। आगे की लाइन्स देखते हैं। व्हाट अवर्नली आई विश्ड आई लॉन्ग बिलीव्ड and disappointed still deceived. By disappointment every day began dub of tomorrow even from। सब क्या हुआ कि मैं हर बार ये विश करता था, मैं हर बार ये मानता था कि वो वापस आएँगी। मैं अपने बड़ों की बात मानता था। मैं विश करता था मेरी मम्मी वापस आ जाए। मैं बड़ों की बात मानता था कि वो वापस आएँगी। एंड हर बार उनको क्या होता था, उनको डिसअपॉइंटमेंट होती थी एंड वो उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था, डिसीव किया जाता था, ठीक है? उनसे झूठ बोला जाता था। एंड हर बार, हर रोज़ वो डिसअपॉइंट होते थे, हर बार उन्हें दुःख होता था, हर बार वो सैड होते थे। रीज़न बीइंग कि उनको बार-बार कहा जाता था कि तुम्हारी मम्मी कल आएँगी, तुम्हारी मम्मी कल आएँगी, तुम्हारी मम्मी कल आएँगी। सो ये रिपीटेडली उनको कहा जा रहा है, ठीक है? 6 साल के बच्चे को, जो उनके घर में फीमेल रिलेटिव्स हैं और जो काम करने वाली लेडीज़ हैं, मेडन्स हैं वहाँ पे, वो हर कोई पोएट को, यानी कि 6 साल के बच्चे को बार-बार कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी कल वापस आएँगी, कल वापस आएँगी। एंड पोएट एक टाइम तक उनकी बातों पे बिलीव कर रहा था कि अच्छा ठीक है, मम्मा कल आएगी, मम्मा कल वापस आ जाएगी, मम्मा वापस आ जाएगी। तो वो इस कॉन्सेप्ट को, या आप कह सकते हो इस मेमोरी को, वो इन 4 लाइन्स में दिखा रहे हैं। आगे की लाइन्स देखते हैं। Thus many a sad tomorrows came and went, till all my stock of infant sorrow spent. I learned at last submission to my lot, but though I less deport, I never forget. So अब क्या हो रहा है कि इसी तरीके से जो है मैंने बहुत सारी सैड टुमारोज, यानी कि बहुत सारे दिन मैंने ऐसे ही बिता दिए जिसमें कि होता था वो कल आएंगी, एंड वो कल आता था, फिर वो कल चला जाता था, ठीक है? कल आता था, कल चला जाता था, मतलब जैसे आज उनसे कहा गया कि बेटा कल आएंगी, तब टुडे इज सैटरडे को कहा गया कि संडे को मम्मी आएंगी। अब संडे आ गया नेक्स्ट डे, तो फिर क्या चला, नहीं नहीं मैं तो कहता कल आएंगी ना, कल आएंगी मतलब मंडे को आएंगी। तो इस तरीके से करते करते हर रोज उनको कहा जा रहा है कि मम्मी कल आएंगी, मम्मी कल आएंगी। एंड हर रोज वो क्या हो रहे हैं, वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, रो रहे हैं। एंड वो तब तक रो रहे हैं जब तक उनके जो बच्चा वाला दिल था, या बच्चे के अंदर जो है वो पूरा जो दुख था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया। मतलब जितना वो रो सकते थे, जितना एक 6 साल का बच्चा रो सकता था, अपनी माँ को पुकार सकता था, अपनी माँ के लिए पूछ सकता था, वो सब उन्होंने कर लिया। एंड आखिर में उन्होंने सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया किस बात को? मान लिया किस बात को? कि माँ अब नहीं आएंगी, ठीक है? वो कल कभी नहीं आएगा जब मेरी माँ वापस आ जाए। अब लास्ट लाइन वो कह रहे हैं कि भले ही मैंने आपके आने की जो इच्छा थी, मैंने उसको छोड़ दिया। मेरी जो विश थी कि आप वापस आओ, वो मैंने छोड़ दिया, पर मैं कभी आपको भूला नहीं हूँ, मुझे आप हमेशा याद हो। कौन याद है? पोएट को उनकी मदर याद है। चलिए, ये थी आपकी लाइन्स। अब हम चलते हैं हमारी आगे की लाइन्स पे। तो लाइन है 46 to 73। अब इनको भी डिस्कस करें। Where once we dwell our name in is heard no more. Children not dying have trod my nursery floor, and where the gardener robin day by day drew me to school along the public way, delighted with my babble coach and wrapped in scarf, mantle, warm and velvet cap. This is now become a history little known, that once we called the pastoral house ours. यहाँ तक ले रही हूँ ऊपर की 7 लाइन्स। सो इन 7 लाइन्स में उन्होंने अपने पुराने घर की बात की है, ठीक है? ओल्ड हाउस की बात की है, जहाँ पे बचपन में पोएट रहता था, ठीक है? सो स्टार्टिंग लाइन क्या है कि जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे हम लोगों की आवाज गूंजा करती थी, अब वहां पे हमारा नाम भी कोई नहीं लेता, ठीक है? अब मेरे फ्लोर पे, मेरे कमरे में जो है तुम्हारा बच्चा, योर चाइल्ड, ठीक है? तुम्हारा कोई बच्चा। उनकी मदर के सिर्फ वही एक थे, और अब मदर की डेथ हो गई एंड पोएट जो है वो ग्रो कर चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो अब उस कमरे में कोई नहीं जाता। तो कह रहे हैं कि उस घर में या उस जगह पे जहाँ पे हम रहते थे, वहां पे अब हमारा नाम कोई नहीं रहता। मेरी जो नर्सरी थी वहां पे अब तुम्हारा कोई बच्चा
नहीं खेलता। एंड वो जगह जहाँ पे गार्डनर रॉबिन रॉबिन इनके वर्कर मतलब इनका जो गार्डनर था उसका नाम, एक वर्कर का नाम है जो इनके पेरेंट्स के लिए काम करता था। वो जगह जहाँ से रॉबिन मुझे रोज अ, हर रोज जो है स्कूल से ले आता था, स्कूल ले जाता था। किसमें? कोच, एक व्हीकल को कहते हैं, आप कह सकते हो घोड़ा गाड़ी एक तरीके की, ठीक है। तो कोच में वो मुझे स्कूल लेने जाता था, लेके आता था। एंड इसमें भी क्या होता था कि मैं अपना स्कारलेट कलर का, रेड कलर का, देखिए स्कारलेट, डीप रेड को स्कारलेट कहते हैं, डीप रेड जो कलर होता है, खून का जो कलर होता है उसको स्कारलेट कहते हैं, ठीक है। तो स्कारलेट कलर का इन्होंने वेलवेट का मफलर पहना हुआ है एंड ये अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। सो ये सब क्या हो चुका है, ये सब अब हिस्ट्री बन चुकी है एंड बहुत कम लोगों को पता है। एंड हमारा जो घर था, हमारा जो पेस्टोरल घर था, यानी कि पुराना घर था, जिसे हम, एक टाइम था जब हम उसे अपना कहते थे, अब वो हमारा नहीं रहा, ठीक है। अब वो पेस्टोरल घर हमारा नहीं रहा। एंड जो भी चीजें थी, जो भी उनका पास था, जहाँ पे वो स्कूल जाते थे, उनका वर्कर उनको लेके जाता था, जो गार्डनर था उनको स्कूल लेके जाता था, उनके जो कमरा था, ठीक है, वो सब, उनमें से कुछ भी चीज अब उनकी नहीं रही, ठीक है। आगे की लाइन से देखते हैं। शॉर्ट लिव्ड पोजेशन बट द रिकॉर्ड पे दैट मेमोरी कीप्स ऑल द काइंडनेस देयर still outlives many a storm that has effaced a thousand other themes less deep traced. Thy nightly visits to my chamber made that those might know me safe and warmly laid. That the morning bounties ever I left my home. The biscuits, the confectionaries plum, the fragrant waters on my chick bestowed by thy own hand, still fresh they shone and glowed. यहीं तक लेते हैं, ठीक है। सब वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे शॉर्ट लिव पोजेशंस थे, यानी कि जो टाइम था, 6 साल का जो टाइम था, वो शॉर्ट लिव्ड ही था। और वो घर भी हमारे लिए शॉर्ट लिव्ड ही था, मतलब टेम्परेरी ही था। तो वहां पे भले ही अब कोई यादें ना, मतलब अब कोई चीज ना रह गई है, बट वो सारी यादें, आपकी काइंडनेस, आपका बिहेवियर, वो सब मेरे माइंड में अभी भी मेमोरी में है। जिंदगी के जितने भी मेरे तूफान आए हैं एंड जो भी अलग अलग चीजें मेरी लाइफ में हुई है, उन सब के बीच में भी आपकी जो यादें हैं वो अभी भी मेरे पास है। एंड हर उस चीज में वो मुझे हेल्प करती थी। अब उनकी मदर क्या क्या चीजें इनके लिए करती थी वो जरा देख लीजिए। तो पहली चीज जो इनकी मदर करती थी वो ये थी कि दाई नाइटली विजिट्स माई चेम्बर मेड दैट दोस माइट नो मी सेफ एंड वार्मली लेट। अब पहली चीज जो उनकी मदर करती थी, अब क्या क्या चीजें उन्हें याद है वो इसकी पूरी लिस्ट बना रहे हैं। तो पहली चीज जो उन्हें याद है वो याद आता है कि उनकी मम्मी की उनकी नाइटली विजिट्स, मतलब रात को सोने से पहले, जब उनकी मम्मी के सोने का समय होता था, उससे पहले वो जाती थी, चेक करती थी कि पोएट सही से सो रहे हैं या नहीं, उन्होंने चादर सही से ओढ़ा हुआ है या नहीं, पोएट को प्रॉपर टक इन करके वो आती थी कि वो वहाँ पे सेफ है, हैप्पी हैं, सो रहे हैं, सब चेक करके वो फिर अपना सोने जाती थी, ठीक है। तो उनकी नाइटली विजिट्स को वो मिस करते हैं, चेम्बर रूम को कहा गया है। तो ये जो रात में सोते समय या सोने से पहले जो उनकी मदर उनके पास आती थी, ये चेक करने कि वो आराम से सो रहे हैं या नहीं, ये एक चीज उन्होंने मेंशन की है कि ये याद है उनके पास है। दूसरी याद उनके पास क्या है? द मॉर्निंग बाउंटीज एवर आई लेफ्ट माई होम, द बिस्किट्स ऑफ और कॉन्फेक्शनरी प्लम्स। दूसरी चीज क्या है? अब सुबह सुबह जब आप उठते हो ना, तो यूजुअली मम्मी किचन में कुछ ना कुछ बना रही होती है एंड सबसे पहला थॉट क्या था? उठे, मम्मी के पास जाना है, मम्मी क्या बना रही हो। अगर आपको ब्रश करने की आदत है तो आप ब्रश करके जाओगे मम्मी के पास। अगर आप बिना ब्रश किए खा लेते हो तो आप सबसे पहले मम्मी के पास जाओगे, मम्मी क्या बना रही हो, एंड आप जो भी वो बना रही हो उसका एक पीस लेके आप वहां से निकल लेते, या फिर मम्मा खुद से दे देती। तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि मेरी जो मॉर्निंग बाउंड्रीज थी घर छोड़ने से पहले, यानी कि स्कूल जाने से पहले, आप मुझे क्या देती थी? आप मुझे या तो कोई बिस्किट दे देती थी, या कोई बेकरी का सामान दे देती थी, या फिर प्लम दे देती थी। प्लम एक तरीके का फ्रूट होता है, जैसे हिंदी में हम लोग आलू बुखारा कहते हैं। कन्फेक्शनरीज, बेकरी का कोई भी सामान, जैसे केक हो गया, मफिन्स हो गए, इनको हम लोग कह देते हैं कन्फेक्शनरीज। ये दूसरी चीज हो गई जो उनको उनकी मम्मी की याद है। तीसरी हैबिट जो उनको उनकी मम्मी की याद है वो ये है, द फ्रेग्रेंट वाटर्स ऑन माई चीक्स बी स्टोव्ड बाय दाई ओन हैंड टिल फ्रेश दे शोन एंड ग्लोड। अब थर्ड थिंग जो उनकी मम्मी की याद है कि उनकी मम्मी के चेहरे पे कोई फ्रेग्रेंट वाटर लगाती थी। अब कौन से फ्रेग्रेंट का वाटर ये नहीं है, बट यूजुअली आप कह सकते हो कि गुलाब जल वो लगाती थी, ठीक है।
गुलाब जल फ्रेग्रेंट होता है, वो फेस पे अपने लगाया जाता है। ये मेरा इम्प्लीकेशन है कि यहाँ पे फ्रेग्रेंट वाटर्स का मतलब गुलाब जल से। तो फ्रेग्रेंट वाटर को वो जो उनका 6 साल का बच्चा है उसके गालों पे लगाती थी, अपने हाथों से लगाती थी, उसको प्रॉपर्ली मसाज करती थी, रगड़ती थी, तब तक रगड़ती थी जब तक उस पानी की वजह से उनके फेस पे ग्लो ना आ जाए, वो पानी जो है वो हल्का सा चमकने ना लगे। ठीक है, तो 3 चीजें उनकी मदद करती थी। आगे की लाइन देखते हैं। ऑल दिस एंड मोर endearing still than all, thy constant flow of love that knew no fall। अब नेक्स्ट चीज वो क्या कह रहे हैं कि आप ये सब चीजें तो करती थी, इसके अलावा एक और चीज थी जो आप देती थी, आपका कांस्टेंट प्यार। ठीक है, आपका कांस्टेंट प्यार जो आप मेरे लिए देती थी, आपकी काइंडनेस जो आप मेरे प्रति रखती थी, आपने अभी प्यार में कभी कमी नहीं की। प्यार में किस तरीके से कमी नहीं की? नेवर रफन्ड बाय दोस cataracts and breaks that humor interposed too often makes। आपने कभी मुझे डांटा नहीं, आप मुझसे इतना प्यार करती थी, आप कभी मेरे साथ रफ नहीं हुई, कभी डांटा नहीं, मुझे कभी मारा नहीं। अगर मैं कुछ गलत कर भी देता था तो भी आप उसे हंस के मुस्कुरा के मजाक से समझा देती थी। तो इनकी मम्मी ने 4 चीजें की हैं। पहले तो नाइटली विजिट्स, दूसरा आ गया मॉर्निंग बाउंटीज, तीसरा आ गया फ्रेग्रेंट वाटर्स, लास्ट आ गया कांस्टेंट फ्लो ऑफ लव। आगे की लाइन देखते हैं। ऑल दिस स्टिल legible in memory page and still to be shown to my latest age। अब ये कह रहे हैं कि ये सब मुझे आज भी मेरे जो मतलब यादों का पन्ना है, मेमोरी का जो पेज है, उस पे अभी भी ये सब पढ़ सकते हैं। लेजिबल मतलब समथिंग दैट कुड बी रेड इजीली। ठीक है, रीडेबल है वो। तो कह रहे हैं मैं अभी भी ये सब जो है आपके जो बिहेवियर्स थे, आपकी जो हैबिट्स थी, ये सब मुझे अभी भी याद है। एंड भले ही इतना टाइम बीत चुका है, मेरी जो करंट एज है यानी कि मैं 58 का हूँ, 52 ईयर्स बीत चुके हैं, बट अभी भी मुझे ये सारी बातें याद है। ठीक है, आगे की लाइंस देखते हैं। आगे की लाइंस है। एड जॉय टू ड्यूटी, मेक मी ग्लैड टू पे सच ऑनर्स टू die as my numbers may, perhaps a frail memory but sincere, not thrown in heaven, thou little noticed here। सब क्या कह रहे हैं कि ये जो आपकी चीजें थी, ये सब क्या करती थी, ये सब आपकी ड्यूटी को शो करता था कि आपके प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शो करता था। मेरी खुशी के लिए आप क्या क्या करने के लिए तैयार थे वो ये शो करता है। एंड अब आपके ऑनर के लिए मैं एक सॉन्ग लिखना चाह रहा हूँ। भले ही ये कुछ अच्छा सॉन्ग नहीं होगा, ये एक छोटा सा मेमोरियल होगा, फेयर मेमोरियल जब किसी की याद में कोई चीज लिखी जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा मेमोरियल होगा एंड उसमें भी ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, बट थोड़ा नोटिस जो है, बट ये पूरी तरीके से सिंसियर रहेगा जिसमें मैंने आपको याद किया है। एंड अब आपको मैं हेवन में देखना चाहूंगा। कुड टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स्ड रिस्टोर द आवर्स when playing with diverse tissue flowers, the violet, the pink, the jasmines, I pricked them into paper with a pen। चलिए इतना लेता है। अभी वो इन लाइंस के साथ वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर समय जो है वो पीछे वापस जा सकता, मुझे उस मोमेंट पे ले जा सकता जब मैं बच्चा था। एंड तब मैं क्या करता था, उन्होंने जो कपड़े पहने होते थे उसमें जो फूल होते हैं वो टिश्यू पेपर के या नकली जो है फूल उनके कपड़ों पे लगे रहते हैं। एंड ये क्या करते थे, उस फूल को उनके कपड़े से निकाल के एक पेपर में पेन की हेल्प से चिपका देते। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि ये जो टिश्यू फ्लावर्स आपके कपड़ों में लगे रहते थे, वायलेट थे, पिंक थे, यानी कि वायलेट कलर के थे, पिंक कलर के थे, जैस्मिन भी था। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं इन फूलों को लेके एक पेपर पे पेन की हेल्प से चिपका देता था। ठीक है, मतलब उनकी ड्रेस जो है वो पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, यही वो कहना चाह रहा है। And thou wasn't happier than myself the while would softly speak and stroke my head and smile। Could those few pleasant hours again appear? Might one wish bring them would I wish them here। तब क्या कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा करता था तब आप मुझे डांटती नहीं थी, आप क्या करती थी, आप मुझ जितना मैं खुश होता था ना, आप मुझसे ज्यादा खुश हो जाती थी और बड़े ही प्यार से, बड़े ही सॉफ्टली मुझसे बात करती थी और मेरी चीक्स को स्ट्रोक करती थी, यानी कि सहलाती थी, मेरे बालों को हल्के से सहलाती थी और आप मुस्कुराती थी। अब इसके आगे फिर से एक रिटोरिकल क्वेश्चन आ गया उनका कि अगर ये सारे प्लेजेंट आवर्स वापस आ सकते हैं, अगर पीछे जाया जा सकता, तो मैं सिर्फ इसी एक पल में जाना चाहता हूँ। अब आगे की लाइंस देखते हैं। I would not trust my heart that dear delight seems so to be desired, perhaps I might, but no, what here we call our lives is such, so little to be loved and thou so much, that I should ill requite thy constraint, thy bound
that thy unbound spirit into bounds again। तो वो कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये इमेजिन कर लिया कि हाँ चलो अगर समय को वापस ले जाया जा सकता तो मैं क्या करता, तब मैं शायद विश करता कि मैं उस पल में वापस चला जाऊं। अब इसके आगे वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो रहे हैं, अभी तक वो थोड़े से इमेजिनरी में जा रहे थे, आप कह सकते हो कि थोड़े से अपने मन में जा रहे थे, अपनी इमेजिनरी दुनिया पे जा रहे थे, बट अब वो रियलिटी में वापस आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने दिल पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि शायद मैं अपने कुछ पल की खुशी के लिए मैं कुछ ऐसा मांग लूं जो आपके लिए अच्छा ना हो। मैं भले ही आपसे प्यार करता हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ बुरा नहीं मानना चाहता। क्यों नहीं मानना चाहता? क्योंकि ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, वो जिंदगी मतलब उतनी अच्छी नहीं है जैसे आप करते हो। मैं भले ही आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट इस जिंदगी में प्यार तो है ही नहीं, कोई प्यार तो करता ही नहीं। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी सिर्फ एक गलत इच्छा की वजह से, ठीक है, एक इल रिक्वेट की वजह से, एक गलत इच्छा की वजह से मैं आपको फिर से उन बंधनों में बांध लूं जिनसे आप फ्री हैं, जिनसे आपके स्पिरिट फ्री। अब कोई मर गया है तो उसे थोड़ी फर्क पड़ेगा कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मर गए मतलब एवरीथिंग इज ओवर फॉर देम, ठीक है। तो उनका कहना है अगर मैं उस पल को वापस लाऊंगा तो आप ये जो बंधन है, लाइफ का जो बंधन है, लोगों से जो आपका बॉन्डेज है, आप उसमें फंस जाओगे, आप उस कॉन्स्ट्रेंट्स में फंसे रह जाओगे। एंड अभी आप उन कॉन्स्ट्रेंट्स से फ्री हो, एंड मैं नहीं चाहता कि आपको ये जो लाइफ का दुख है, 52 ईयर्स लाइफ ने मतलब पोएट ने जो है दुख देखा है। आपने उनके जब मैं अबाउट द ऑथर बता रही थी, तब आपने देखा था कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, उन्हें कितना धोखा मिला है, बड़ी मुश्किल से उन्हें किसी एक इंसान से प्यार मिला है। तो उनका वही कहना है कि लाइफ में जो है वो बहुत सारा दुख है, एंड मैं नहीं चाहता कि आप इन दुखों का सामना करो, क्योंकि आप मर के आप एवलिन रिवर में चले गए, एवलिन रिवर के पास चले गए, और जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी 87 लाइन्स। एंड इस वीडियो के डिस्कशन को मैं यहीं पे पॉज कर रही हूँ। इसके आगे का जो डिस्कशन है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि इस पोएम में टोटल 121 लाइन्स है। सो एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए अभी का डिस्कशन मैं यहीं पे रोक रही हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे पहले वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोनों को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और आगे मिलता रहेगा। अभी तो हम लोग का चैप्टर 3 ही चल रहा है, अभी आगे के चैप्टर्स भी बाकी हैं, आगे के डिस्कशंस भी बाकी हैं, हमारे इस पोएम का डिस्कशन भी बाकी है, ठीक है। एंड अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका ई बुक वर्जन या PDF वर्जन चाह रहे हैं तो आप उसे जो है गूगल प्ले बुक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।